हैं, अपना आंकलन कर सकते हैं कि आप वहां लगभग अराउंड 600 से 700 बच्चों के बीच में किस स्थान पर रहते हैं। अगर आप एक कोचिंग के अंदर टेस्ट सीरीज देने जाते हैं, कोई टेस्ट देने जाते हैं, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे होते हैं, 600-700। तो आपको वहां पर आंकलन होता है कि आप कहां पर हो, आप किस पोजीशन पर आ रहे हो। तो इसका पूरा का पूरा रैंकिंग सिस्टम वही 4 ऑप्शन में आपको उत्तर देना है और आपको पता चल जाएगा। तो सुबह 8 बजे टेस्ट शुरू होगा, आप जरूर आइएगा। और अब शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान सभा तथा संविधान के निर्माण के बारे में। कल हम चर्चा कर रहे थे और कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, उससे आज हम शुरुआत करते हैं। कल एक छोटी सी गलती हो गई थी, पहले तो उस गलती को, एरर को सही कर देता हूं, मैंने पीडीएफ में कर दी है। झंडा जो समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैंने आपको जो है वो टाइपिंग मिस्टेक करते हुए जेपी कृपलानी ही लिखा दिया था, ठीक है। करना तो ये यहां पर था और हो गया था ये यहां पर, तो इसके लिए खेद। इसको आप जो है वो थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा। अभी आपने पीडीएफ नहीं निकाली है प्रिंट, तो मैं ये प्रिंट आएगा तो ये सब कुछ सही कर दिया है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पर, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इतना कल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद कल हमने पढ़ा था कहां तक, यहां से आज हमें शुरुआत करनी है कि भारतीय संविधान के अंदर जो है वो कहां कहां से कौन कौन सी चीजें ली गई, संविधान के स्रोत क्या हैं, है ना। ये भी मैंने अपडेट कर दिया है, कल थोड़ा सा यहां पर कम था। तो संविधान सभा द्वारा संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 जो है वो अनुसूचियां तथा 14 भाषाओं को रखा गया था जब संविधान का निर्माण हुआ था तब। यानी मूल संविधान के अंदर ये था, मूल संविधान के अंदर ये था। बाद में वर्तमान की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अनुसूची आज भी जो है वो 395 ही है, लेकिन इसके अंदर जो अगर वैसे देखा जाए तो 470 अनुसूची अब हो गई है, लेकिन ये इसी 395 के अंदर जो वो एक एक करके प्लस की गई है। और भाग जो है वो अभी भी कितने हैं, 22 ही भाग हैं, लेकिन भाषाएं जो है वो और जोड़ दी गई है, 22 भाषाएं हो गई है। संविधान निर्माण के समय जो थी वो 14 भाषाएं थी और 12 अनुसूचियां हो गई है। जो संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, वो बढ़कर कितनी हो गई है, वो बढ़कर जो है वो 12 हो गई है। और आप जब आपके पास सुबह पीडीएफ आती है, आप सेशन देखते हो, कोई भी ऐसी टाइपिंग मिस्टेक आ जाए तो आप जो है वो उसको देख लिया करो और मुझे बता दिया करो। एक्चुअली टेस्ट 11 बजे तो कर देते हैं, लेकिन 11 बजे करने से पूरा का पूरा दिन जो है वो टेस्ट में चला जाता है, फिर आगे का मैटर टाइप करने का समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। पहले दिन 11 बजे किया था तो ऐसी सारी समस्या आई थी, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और ज्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि हाँ, चौधरी अमित चाहू हिंदुस्तानी शेर की हमने जो है वो दहाड़ को स्वीकार कर लिया है, और जोर से दहाड़ो, बस कितने दिन और दहाड़ना है, 50 दिन और अपनी दहाड़ को तेज रखो और 51वें दिन तो आपका युद्ध है ही है, वहां तो आप बेहतरीन तरीके से जो है वो दहाड़ना। और अब की बार आप जब घर आओ तो घर वालों को आके कह देना कि अब आपकी महीने के महीने जो ना एटीएम में जाएंगे और 23,000 रुपए निकाल के लाएंगे, है ना। तो अब आपका ज्वाइनिंग दूर नहीं है। बस चलिए करते हैं आगाज आज के सेशन का, क्योंकि केवल काम करने से ही सफलता मिलेगी, केवल बात करने से सफलता हमें नहीं मिलने वाली है। तो अब यह समय आ गया है कि यहां पर हम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दे, ठीक है, और बढ़ा दे। सुबह 6 बजे भैया क्लास रहती है दूसरी, इसलिए सुबह 6 बजे नहीं कर सकते हैं, 8 बजे ही होगा सबका टेस्ट। तो देखिएगा, विभिन्न देशों से संविधान के लिए जो प्रावधान लाए गए, अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद, तो इसमें इंग्लैंड से क्या क्या आया, इंग्लैंड से इकहरी नागरिकता, यानी भारत में जो है वो इकहरी नागरिकता है, यानी आप भारत में कहीं पर भी रहे, आपको अलग से कोई भी नागरिकता लेने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, एक ही नागरिकता से आप पूरे भारत में रह सकते हैं। जबकि हम अमेरिका में देखिए तो वहां स्टेट की नागरिकता अलग है और अमेरिका की नागरिकता अलग है, वहां पर अलग अलग नागरिकता है। तो इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया,
संसदीय शासन प्रणाली, ये हमने कहां से लिया? इंग्लैंड से लिया। इसके अलावा इंग्लैंड से और क्या हमने लिया? इंग्लैंड से हमने राष्ट्रपति के पद की औपचारिक स्थिति ली और मंत्रिमंडल ये शासन लिया हमने, और हमने लिया मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, और हमने लिया नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक का पद, है ना, CAG जिसे कहते हैं आप, कैग का पद भी हमने कहां से लिया था? यह भी हमने जो है इंग्लैंड से लिया था। और सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार, सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार भी हमने जो है कहां से लिए थे? इंग्लैंड के संविधान से जो है वो लिए थे। इसके बाद देखिएगा, एक और चीज हमने इंग्लैंड के संविधान से ली थी, राष्ट्रपति का क्षमादान, यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अपराधी को क्या दे सकता है? क्षमा दान दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यह भी हमने कहां से लिया था? यह भी हमने जो इंग्लैंड के संविधान से जो है वो लिया था। अब देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। देखिए, इसमें समझने वाली बात कुछ है नहीं, बस जल्दी से जितना ज्यादा हो सकता है इसको ग्रहण कर लो, पढ़ लो, बार बार पढ़ो इसका, और प्रिंट निकालने वाली PDF भी जल्द ही जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। न्यायिक समझौते हमने, न्यायिक सर्वोच्चता, यानी भारत में जो सबसे ऊपर कौन है? न्यायालय है, तो न्यायालय के सर्वोच्चता भी हमने कहां से ली थी? अमेरिका से ली थी। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी किसी भी फैसले का पुनरावलोकन करना भी हमने कहां से सीखा था? अमेरिका से सीखा था। और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया था? अमेरिका से ही लिया था। इसके बाद अमेरिका से हमने जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाए, यह प्रक्रिया भी हमने जो है वो कहां से सीखी थी? अमेरिका के संविधान से सीखी थी। और याद रखिएगा, कौन सा वह अधिकारी है जिसपे महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है? तो राज्यपाल पर कभी भी महाभियोग नहीं चलता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राज्यपाल पर कभी भी महाभियोग नहीं चलता है। लोकतंत्र भी हमने कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने जो है वो कहां से ली थी? अमेरिका से ली थी। और वित्तीय आपात जो एक्ट 360 के तहत आता है, यह भी हमने जो अमेरिका से ही लिया था, लेकिन भारत में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसके बाद हमने अमेरिका से और क्या सीखा? संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? संवैधानिक रूप से जो है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। और संघात्मक शासन की जो प्रावधान है, संघात्मक शासन के जो है वो प्रावधान भी हमने कहां से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। अब बात करते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या बात सीखी है। तो फ्रांस से हमने जो है वो गणतंत्र शब्द लिया। फ्रांस से हमने गणतंत्र से तात्पर्य भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निश्चित किया जाएगा, यह सीखा। और निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और इसका कोई भी वंशानुक्रम नहीं होगा, यानी हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो चयन प्रक्रिया के जरिए होगा, ना कि, और प्रधानमंत्री का भी जो चुनाव है वो चुनाव के जरिए होगा, ना कि वंशानुगत होगा। ऐसे नहीं कि आज जो प्रधानमंत्री है उनके बेटे कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं, जनता जिसको सिलेक्ट करेगी वो ही होगा। इसके बाद देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन ना पूछे भैया कि रीट पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी ना, ऐसे क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद देखिएगा कनाडा आता है। कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान लिए। ये जो आप डाटा पढ़ रहे हो कि गुरुजी आप ऐसे कैसे करवा रहे हो, तो देखिए अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बेस पर मैं आपको ये जो है वो डाटा करवा रहा हूं कि अब तक जो है वो रीट में, पटवारी में, पुलिस में, यानी अगर संविधान से क्वेश्चन बने हैं तो वो कहां से बने हैं। तो जो जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने वन लाइनर के रूप में आपके लिए लिख दिया है, ताकि आपको ज्यादा जो है माथापच्ची करनी ही ना पड़े। सीधा सीधा आप जो है वो समझ जाए कि आपको क्या याद करना है और क्या छोड़ देना है। पैराग्राफ देखो, साइकोलॉजी के अंदर जो पैराग्राफ से पढ़ते हैं ना हम, अक्सर क्या होते हैं कि ऐसे पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ से जब पढ़ते हैं ना तो दिमाग जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और हम बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी और हमारा मन नहीं करता है पढ़ने को। इसीलिए हमने इसको वन लाइनर रखा है, इसीलिए हमने इसको क्या रखा है? वन लाइनर रखा है। ठीक है, अति विशिष्ट शक्तियां भी जो है वो केंद्र के अधीन रहेगी, ये भी हमने कनाडा से ही सीखा है।
और यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी बहुत से राज्यों का एक क्या है, यूनियन है भारत, यानी बहुत से राज्यों का एक क्या है, संघ है। इसीलिए भारत में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, यानी किसी बात पर राष्ट्रपति को कोई भी आवश्यकता है परामर्श की, तो वो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। कौन, राष्ट्रपति। ये भी हमने कहां से सीखा है, ये भी हमने जो है वो कनाडा से ही सीखा है। हमने सोवियत संघ रूस से क्या सीखा है, मौलिक कर्तव्य जो हमें मिले हैं वो हमने यहां से लिए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं हमने जो सोवियत संघ रूस से ली है। इसके अलावा जो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, वो भी हमने कहां से लिया है, रूस से ही लिया है। इसके बाद बात करते हैं कि जर्मनी से हमने क्या सीखा। जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे तो जर्मनी ने हमें क्या सिखाया। देखिए, भारत के लिए कंडीशन थी कि हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन भारत के लिए कंडीशन थी कि जब तक भारत अपना संविधान से नहीं बना लेता है तब तक वो 1935 शासन अधिनियम के तहत अपना कार्य चलाएगा। और भारत इतने वर्षों के बाद गुलाम रहकर स्वतंत्र हुआ था, तो अपने आप को विश्व के सामने साबित करने की इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है वो भारतीय जो राजनेता है, जिसमें उस टाइम के जितने भी नेता हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हो, इन सब का एक ही सपना था कि कैसे ना कैसे करके एक भारत को बेहतरीन संविधान दिया जाए, और वो संविधान एक ऐसा संविधान हो जो बाकी देशों के सारे उसमें अच्छाइयां सम्मिलित की जाए, है ना। जिस भी देश में, हम तो वैसे ही हमारी परंपरा ऐसी ही रही है कि अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते रहते हैं, बुराइयों को छोड़ते रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, प्रत्येक देश के संविधान का अध्ययन किया गया, उसका विश्लेषण किया गया, और सब चीजों को इकट्ठा करके क्या किया गया, संविधान का निर्माण किया गया कि कोई भी अच्छाई रह ना जाए किसी भी देश की हो, चाहे वो। अब देखिए आगे, जर्मनी से हमने जो है राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां, जब आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होगी, यह हमने कहां से सीखा है, जर्मनी से सीखा है। आयरलैंड से भी हमने बहुत सारी बातें सीखी है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी हमने जो है वो आयरलैंड से सीखा। इसके बाद बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया है। तो देखिए, दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या सीखा है, आइए इस पे चर्चा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या सीखा। एक मिनट रुकना। अब देखिए, दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या सीखा है। दक्षिण अफ्रीका से हमने जो है वो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को एक्सेप्ट किया कि देखो, जब संविधान बना था ना, तो वो उन परिप्रेक्ष्यों में बना था, वहां की स्थिति अलग थी। जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी, जनसंख्या, अशिक्षा, पिछड़ा हुआ समाज। ऐसी स्थिति में जो संविधान निर्माताओं की बुद्धि जो काम की, उन्होंने उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए जो है वो उस समय संविधान के अंदर जो है वो प्रावधान किए, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाल दिया कि जैसे जैसे स्थितियां बदलती जाएगी वैसे वैसे हम आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन करते रहेंगे। इसीलिए तो संविधान में संशोधन का एक कॉन्सेप्ट डाला है कि जब भी सरकार को लगे कि इस चीज पर हमें जो है वो संशोधन करना है, तो वो एक प्रक्रिया के तहत बहुमत से जो है वो संशोधन कर सकती है।
और ये हमने कहां से सीखा है? दक्षिण अफ्रीका से सीखा है। और हाल ही में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, नागरिकता में हुआ है ना। तो ये जरूर याद रखना आप कि संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन हमने सीखा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से सीखा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या सीखा? समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखी। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा कि अगर चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हो सकती है किसी विशेष परिस्थिति में। इसके बाद आता है, अब देखिए ये तो हमने दूसरे देशों से सीखा। फिर हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, जिससे भारत का शासन संविधान निर्माण होने से पहले तक चल रहा था, उसमें से जो भारतीय का संविधान है ये लगभग ऑलमोस्ट 25% जो संविधान है ना, 75% जो संविधान है वो क्या है? 75% संविधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। तो इसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने रख ली, जैसे कि संविधान में इनका लगभग कितना भाग है? 2/3 भाग लिया गया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जहां से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए, इतना समय नहीं था हमारे पास कि हम कुछ नया क्रिएटिव करें, तो हमें क्या करना पड़ा? देखो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर जी ने अपनाया कि संविधान का निर्माण कम समय में और बेहतरीन संविधान का निर्माण कैसे करें। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन लिखित संविधान है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा। आज जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आप सब बुकों से, चाहे 11th 12th की बुक हो, चाहे कोई गाइड हो, सब बुकों से जो बेस्ट चीजें हैं ना उनको निचोड़ लो और उनको निचोड़ के आप अपने जो है वो डाटा बनाओ। जैसे मैं यहां पर करता हूं ना, ये कोई संविधान मेरा लिखा हुआ थोड़ी है, साइकोलॉजी कोई मेरी लिखी हुई थोड़ी। लोग कहते हो ये मेरे नोट्स है, ये मेरे नोट्स है। भैया तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है, ये इस धरती का है, धरती में ही रह जाना है। जैसे संविधान को हम कहें कि संविधान हमारा है, हमारा संविधान है, लेकिन हमने कैसे बनाया है? अगर जैसे मैंने आपको साइको करवाया तो उसमें हमने सब बुकों का निचोड़ निकाला, पेपरों को देखा, पेपर का अध्ययन किया। अभी आपको संविधान करवा रहे हैं, संविधान को आपने अलग अलग जगह पढ़ा होगा, संविधान के अंदर कई घंटे लग जाते हैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। हमें वो नहीं करना है। अभी हमारा लक्ष्य केवल रीट है और हमारे पास केवल 50 दिन है और हमें तय करना है कि 50 दिन में हमें सब कुछ कैसे एक्सेप्ट करना है ताकि हम पेपर में जाके उसका जो आउटपुट दे सके। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाटा को कंप्रेस्ड करके उसमें से जो काम की चीज़ें हैं वो निचोड़ के बाहर निकाल के लेके आए और उसको पक्का पढ़े। ऐसा पढ़ें कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं हो। बस यही हमारा लक्ष्य है और इसी तरीके से आप पढ़िए। जो विषय हमारे चैनल पर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको वैसे ही पढ़िए। आप वैसे मत पढ़िए कि एक एक टॉपिक में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं और आप फिर पूरे 2 घंटे के बाद देखते हैं कि लिखा नोट्स कितने बने कि जी 4 पेज का नोट्स बना है और कितना घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया। वहां कोई मतलब की बात नहीं होगी आपकी। ठीक है, आगे चलो। अधिवेता आइबर जेनिंग, वकीलों का स्वर्ग कहा इसको, है ना। भारतीय संविधान के को किसका स्वर्ग कहा है? जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उनका स्वर्ग कहा।
भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उनकी एक बार चर्चा करते हैं। इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 7वीं संविधान संशोधन के अंदर, कौन से संविधान संशोधन के अंदर? 7वें संविधान संशोधन के अंदर जो है वो 1956 में इसमें 14 एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे गए। देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहां पर, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिएगा वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कई जगह 9 लिखा मिला है, तो देखो कई जगह 9 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों एक ही हैं। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों जो है वो एक हो गए हैं, तो वो अलग अलग नहीं रहे हैं। अब भाई राहुल यार धैर्य रख ले, रीट लाग जा आईएएस तो बन जैसे, रीट लाग जैसे नहीं। अपने राजस्थान में कोई जो रीट और पटवार और पुलिस भी लाग जाए नहीं तो वो आ सोचा कि बस मैं आईएएस ही हूं। आईएएस की तैयारी कौन कर सकता है? जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में होना तब आईएएस की तैयारी कर पाओगे आप। सीधे आईएएस की तैयारी करने वाले हमारी औकात तो है, ऐसा नहीं कि औकात नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। हमारे पिताजी जो है ना खेत में लगे रहते हैं 24 घंटे। हमारी माँ की आंखों में आंसू बहते रहते हैं, घर में भूंगरा काटती रहती है। वो उसको एक ही आशा है कि मैंने अपने बेटे को बीएड करवा दिया, ये हमारे परिवार की स्थितियां बदलेगा। किसी की बहन कुंवारी बैठी हुई है, किसी की खुद की शादी अटकी हुई है। अगर वो आईएएस की तैयारी करेगा ना तो ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले एक स्टेबल जॉब चाहिए जहां से हमारा घर का खर्चा निकलता रहे। और जब एक बार आप एक जॉब पकड़ लेते हो ना, और ये शिक्षक की जॉब तो सबसे बेस्ट है अगर आईएएस बनना है तो तुम्हें। तो एक बार धैर्य रखो, जी टिका यार, एक बार मास्टर लाग जा फिर आईएएस बन जाई। और जे अब भी तना आईएएस बनना तो और घना ही चैनल है, आईएएस सारा चैनल पर चल जा, अपने कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता ही नहीं है अपने चैनल में, अपना सब कुछ फ्री है। आप सीधे जो हो क्या करो, पीडीएफ डाउनलोड करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, आगे चला। अब रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत में 4 श्रेणियों में राज्य बंटे हुए थे। एक तो थी ए श्रेणी, एक थी बी श्रेणी, फिर सी और डी श्रेणी थी। ए श्रेणी में कौन से राज्य रखे गए थे? उन राज्यों को ए श्रेणी में रखा गया जो सीधे वायसराय के अधीन आते थे। क्योंकि भारत को जब स्वाधीनता दी गई थी, जब भारत को आजाद किया गया था, जब भारत को आजाद किया गया था तो यह कहा गया कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत के अंदर एक वायसराय का पद भी रहेगा। तो वायसराय के अधीन जो आते थे वो ए श्रेणी के राज्य थे। बी श्रेणी के थे एक या एक से अधिक रियासतों से मिलकर बनने वाले राज्यों को रखा गया। एक या एक से अधिक रियासतों से, यानी जो राज्य एक या एक से अधिक 2 रियासतों से मिलकर बने हैं वो बी श्रेणी में आए। जैसे राजस्थान 20 श्रेणी का ही राज्य है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी छोटी छोटी मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, है ना, नर, भरतपुर, बहुत सारी रियासतें थी। तो यह क्या बन गया? 20 श्रेणी का राज्य बन गया। सी श्रेणी के राज्य के अंदर जो है वो चीफ कमिश्नरी और आयुक्त प्रांतों को रखा गया, और डी श्रेणी के अंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। इस समय जो है वो राजस्थान जो था वो 20 श्रेणी का राज्य था। लेकिन भाषाई दृष्टि से राज्यों के गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए 1947 में एक जो आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का गठन किया गया? एस.के. धर आयोग का जो है वो गठन किया गया। एस.के. धर, एस.के. धर एस.के. धर आयोग का जो है वो क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। किसके लिए गठन किया जाता है? भाषा के आधार पर जो है वो क्या करने के लिए? राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एस.के. धर आयोग का गठन किया जाता है। धर है, यहां पर दैर्य लिखा गया है।
शायद धर हो, धनुष वाला हो यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सिफारिश की जांच हेतु अब इस एस के धर ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट की जांच के करने के लिए 1948 में एक जेबीपी समिति बनाई गई और इस समिति का कार्य था कि इसने जो रिपोर्ट दी है वो कितनी सही दी है, इसकी जांच करना। इसके बाद जो है वो भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1947 में एस के धर आयोग ने, इसमें 4 सदस्यों की एक कमेटी थी। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की गई कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना है। 1948 में जेबीपी समिति ने समीक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पदाभी सीतारमैया, है ना, इनको जो है वो इनकी समीक्षा करने के लिए, किसकी समिति की, जेबीपी समिति ने जो इसने जो रिपोर्ट दी थी इसकी समीक्षा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पदाभी सीतारमैया की एक कमेटी बनी। और एक मुख्य मुद्दा हो सकता है ना, भाषा के आधार पर राज्य बनाना। लेकिन इसके साथ साथ राज्य प्रशासनिक संचालन की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 के अंदर क्या हुआ, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, भारत में भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। फिर दिसंबर 1953 को फैजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन किया गया। फैजल अली आयोग, इसके अध्यक्ष थे खुद फैजल अली और 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ किंजरू और के.एम. मणिमंकर। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंदर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे, याद रखना। कितने सदस्य थे इसमें? 1 + 2, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3। और इन्होंने रिपोर्ट कब दी? 1955 में। और फिर एक संशोधन हुआ संविधान में 1956 में, और इसमें राज्य जो अभी ए, बी, सी और डी श्रेणी में बंटे हुए थे ना, उन ए, बी, सी, डी श्रेणियों को हटा दिया गया और राज्यों की केवल 2 ही श्रेणियां बना दी गई, एक तो ए और एक बी। अब जो देश है वो तो ए श्रेणी में आता है और राज्य जो है वो बी श्रेणी में आता है। तो अभी भी राजस्थान किस श्रेणी में आता है? बी श्रेणी में आता है। सारे राज्य बी श्रेणी में आते हैं और केवल भारत जो आता है, और भारत के जो केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, केंद्र शासित जो प्रदेश है वो ही केवल ए श्रेणी में आते हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे जो है वो किस में आते हैं? सारे के सारे राज्य जो है वो सारे के सारे राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश, सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं ए श्रेणी में, और सारे के सारे राज्य जो आते हैं वो आते हैं बी श्रेणी में। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 मई 1960 को मुंबई यानी बॉम्बे, एक क्वेश्चन पढ़ा है आपने कि जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, जब राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो कुछ समय के लिए सिरोही राज्य जो है वो मुंबई को दे दिया था। आपने लाइन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बताना, कि कुछ
जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो सिरोही को कुछ समय के लिए जो है वो मुंबई को दे दिया गया था और बाद में जो है वापस ले लिया। तो आपके दिमाग में यह बात जरूर आई होगी कि यार मुंबई को कैसे दिया। राजस्थान यानी सिरोही की जो सीमा लगती है वो तो गुजरात से लगती है, लेकिन याद रखना जब ये स्थिति थी ना उस समय केंद्र शासित, जब ये एकीकरण चल रहा था उस समय गुजरात था ही नहीं, ना ही महाराष्ट्र था। तो कौन था भाई, एक ही राज्य था मुंबई, और इसको डिवाइड करके दो राज्यों में पुनर्गठित किया गया। एक का नाम महाराष्ट्र और एक का नाम गुजरात रखा गया। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व द्वीप भारत संघ में पहली अनुसूची के अंतर्गत जो है वो जोड़े गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया। कब किया गया? 1 दिसंबर 1963 को। इसके बाद देखिए 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर इसमें हरियाणा और पंजाब दो भागों में बांट दिया गया। पहले केवल पंजाब था, पंजाब को फिर दो भागों में बांट कर क्या कर दिया, हरियाणा और पंजाब दो भागों में इसको जो डिवाइड कर दिया गया। राज्य व इसका जो दो राज्य बने व एक चंडीगढ़ जो हो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन किया गया। इसके बाद 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारत संघ में मिलाया गया। इससे पूर्व यह सह राज्य था। सिक्किम को कब मिलाया गया भारत संघ में? यह मिलाया गया 26 अप्रैल 1975 में। इसकी भी एक बहुत बड़ी दास्तां है, वो पढ़ेंगे नहीं अभी हम। 20 जनवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह 25वां राज्य बना। और अंतिम 4 राज्यों का गठन कैसे हुआ, आइए वो भी जान लेते हैं। अंतिम 4 राज्य जो थे वो थे 26वां था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 27वां बना उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और 28वां बना झारखंड, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। और 29वां बना तेलंगाना, फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। वर्तमान में लेकिन 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब 2 भागों में डिवाइड हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बढ़ गए हैं। भाई राहुल यार ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ पढ़कर आज एएसओ लगे हुए हैं। लेकिन अभी आपको, अगर आप हमें शुरू से जानते हो तो आपने एक बात देखी होगी कि हम एक टाइम में एक ही बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। अभी रीट की तैयारी चल रही है तो रीट की ही तैयारी होगी, बाकी कोई एग्जाम की बात ही हम नहीं करते हैं। बात करना ही पाप समझते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले की अगर वीडियो देखोगे आप, जब हम रीट की तैयारी नहीं करवाते थे तो हम अदर एग्जाम की चर्चा करते थे, लेकिन रीट की तैयारी शुरू होने के बाद अभी तक हमने जो है वो कितनी एसआई की भर्ती आ गई है और भी भर्तियां आ रही है, लेकिन हमने अपने चैनल पे कोई इसके बारे में अपडेट भी नहीं डालते हैं, कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि हम एक लक्ष्य के साथ कार्य करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर तो भाई क्षमा चाहेंगे और आपसे बहुत बहुत जो है वो निवेदन करेंगे कि एक ही एक कमेंट को बार बार आप कॉपी पेस्ट ना करें। इससे बाकी बच्चे तो डिस्टर्ब होते ही हैं और लोगों का भी ध्यान भंग होता है, और आप एक अच्छे, सच्चे और बहुत बेहतरीन इंसान हैं। आप हमारे शब्दों की लाज रखेंगे और ऐसे दोबारा कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना को श्री BS कृष्णा आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश से अलग कर पुनर्गठित किया गया था। गठित शब्द था यहां पर, ठीक है, ये याद रखना। श्री BN कृष्ण आयोग,
ये एक क्वेश्चन बनता है यहां से मोस्ट। अब दूसरी अनुसूची के अंदर क्या आता है? दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन आता है कि राष्ट्रपति का कितना होगा, मुख्य न्यायाधीश का कितना होगा, राज्यपाल का कितना होगा, वो आप जो है वो देख सकते हैं, वो आपको बताएंगे। फिर कभी अनुसूची आती है तीसरी, इसमें प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन आता है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसके मुख्य न्यायाधीश और हमारे देश के राष्ट्रपति, ये दो ही वो इंसान है जो संविधान की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? ये संविधान की शपथ लेते हैं। और बाकी सारे जो है वो पद और गरिमा की शपथ लेते हैं। केवल दो ही व्यक्ति हैं जो किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की शपथ, एक राष्ट्रपति और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये दो बातें आप याद रखना। और बाकी जितने भी लोग होंगे वो किसकी शपथ लेंगे? पद और गरिमा की, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आप प्रधानमंत्री को शपथ लेते देखिए, आप मुख्यमंत्री का शपथ का अभिभाषण सुनिए, आप मंत्रियों का अभिभाषण सुनिए, उन सबको जो है वो पद व गोपनीयता की ही शपथ दिलाई जाती है हमेशा। किसकी शपथ दिलाई जाती है जी? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये बात जरूर आप याद जो है वो रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति की शपथ है, क्योंकि ये किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की। चतुर्थ अनुसूची जो आती है वो देखिएगा। चतुर्थ अनुसूची के अंदर राज्यसभा में सीटों के वितरण के का आधार भारत की जनसंख्या को माना गया है। राज्यसभा की जो सीटें बांटी जाएगी वो भारत की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएगी। पांचवी अनुसूची ये कहती है कि इसमें अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों व प्रशासन का संचालन एवं नियंत्रण आएगा कि अनुसूचित जनजातियां जो है वहां पर क्या विशेष कार्य करेंगे सरकारें। और छठी अनुसूची जो आती है उसमें आता है क्या? छठी अनुसूची के अंदर जो है वो आता है, इसके अंदर आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का क्षेत्र का वर्णन आता है। और यहां पहाड़ी जनजाति परिषद बनी हुई है जहां प्रशासन नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में होता है। जहां प्रशासन का नियंत्रण कौन करता है? इन राज्यों में मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में और असम में जनजातियों का जो प्रशासन का नियंत्रण राष्ट्रपति खुद देखता है। सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के संबंध आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र व राज्यों के संबंध के बारे में संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो सातवीं अनुसूची है। इसमें 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। पहली है संघ सूची, ठीक है। सातवीं अनुसूची के अंदर ही आती है ये संघ सूची। संघ सूची के अंदर क्या आता है? कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास आता है। मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो 100 विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं, जैसे कि रेल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, परिवहन की बात है ये, जनगणना हो गई, रक्षा हो गई, विदेशी संबंध हो गए, बैंक हो गया, आयकर हो गया, आयात निर्यात हो गया, साइबर अपराध हो गया, वायदा व्यापार हो गया। ये सारे किसमें आते हैं? संघ सूची के अंदर आते हैं। इसके बाद आती है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर जो आता है वो आता है कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, राज्य कानून बनाता है। इस सूची के अंदर देखिएगा क्या क्या आता है। राज्य सूची के अंदर जो है वो जैसे पशुधन, भूमि, खनन, सहकारिता, विद्युत, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जेल, पुलिस, शराब यानी आबकारी विभाग और खेल, इन पर जो है ये कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची के अंदर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। और दोनों कानूनों में गतिरोध अगर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि समवर्ती का एक विषय, समवर्ती सूची का एक विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो किसी कानून के ऊपर जो है वो आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसकी बात को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, राज्य की या केंद्र की? जैसे पिताजी और दादाजी में जो झगड़ो हो जा, दादाजी और पिताजी में जो झगड़ो हो जा, तो आप कहेंगे बात ना ज्यादा महत्व देगा, ज्यादा महत्व दिया जाओगे दादाजी की बात नहीं, क्योंकि दादाजी पिताजी का भी पिताजी है
तो बाकी बात ना ज्यादा महत्व दिया जाओगे, बस आई बात है में बताई गई है। ठीक है, ज्यादा महत्व किसका होगा? राज्य सरकार का न होकर केंद्र सरकार का होगा। गौरव पाल जी कैसे हैं आप? स्वागत आपका। आपके फोन के अंदर ऑप्शन है, आप कमेंट बंद कर सकते हो। आप कमेंट आपको दिखेंगे ही नहीं, आप देखोगे तब कमेंट दिखेंगे। आप देखना बंद करो, केवल वीडियो देखो, बाकी छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है, लेकिन दोनों के कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र जो है वो कानून मान्य होगा। इसके अंदर 47 मूल विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय आते हैं, जिसमें शिक्षा भी जो है वो, ये मोस्ट क्वेश्चन है, शिक्षा भी जो किसके अंदर आता है? समवर्ती सूची का विषय है ना? समवर्ती सूची का विषय है ये। 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन में 1976 में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव अभयारण्य, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं तोल यानी बाट, विवाह, दत्तक संतान, विवाह विच्छेद, तलाक। इसीलिए तो केंद्र सरकार ने क्या किया? ट्रिपल तलाक बंद कर दी। और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि ना मैं तो ट्रिपल तलाक जो रखूंगा, है ना। तो ये जो विषय है वो किस में शामिल कर दिए थे? पहले ये राज्य सूची में आते थे, लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 8वीं अनुसूची देखिएगा, इसमें राज्य भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद जो कुछ और भाषाएं जुड़ी। 21वां संविधान संशोधन हुआ, देखिएगा ध्यान से, 1967 के अंदर। इसके तहत जो है वो 71वां संविधान संशोधन हुआ। अच्छा, इसमें किसके तहत जोड़ा गया? भाषा का नाम नहीं लिखा गया मैंने यहाँ पर, कोई बात नहीं, लिख देंगे, पीडीएफ में लिख देंगे। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के अंदर। इस लाइन को एक बार छोड़ देना, ये लाइन मैं दोबारा लिख दूंगा पीडीएफ में और कल आपको बता दूंगा, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली और बाडो जोड़ी गई। और वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 22 जो है वो भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची देखिएगा क्या है इसमें। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है देखिएगा। 9वीं अनुसूची जो है वो, इसमें भूमि सुधार कानून के बारे में बात कही गई है। इस प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें मूलतः 13 कानूनों को रखा गया है और वर्तमान में इनकी संख्या 284 है। 9वीं अनुसूची को न्यायालय में इसकी समीक्षा से बाहर रखा गया है। इस अनुसूची के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सी अनुसूची है जिस पर न्यायालय कोई भी कानून नहीं बना यानी न्यायालय का कोई भी जो है वो हस्तक्षेप नहीं होगा। कौन सी अनुसूची है जिस पर न्यायालय कोई भी अपना निर्णय नहीं दे सकता है? यानी अगर इसमें कोई भी बात है तो वो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। जैसे अभी कृषि कानून बिल आया तो लोग जो है वो न्यायालय में गए। पहले जो है वो ट्रिपल तलाक आया तब गए थे, इसके बाद जो सीसीए आया उसमें गए थे। लेकिन याद रखना, 9वीं अनुसूची का कोई भी कानून है उसके अंदर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। लेकिन जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। लेकिन एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि 1973 के बाद अगर कोई कानून जुड़ा है तो उसकी वो समीक्षा कर सकते हैं। यह अनुसूची भी संविधान का ही भाग है। फिर 10वीं अनुसूची आई और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में इसमें दल बदल परिवर्तन निषेध कानून को जोड़ा गया कि कोई भी पार्टी जो है वो दल का बदल नहीं कर सकता, यानी एक दल को छोड़कर दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति जीता हुआ है और वो दल छोड़कर दूसरे दल में जाएगा, जैसे कांग्रेस से बीजेपी में आएगा या बीजेपी में से कांग्रेस में जाएगा, तो ऐसे में उसके प्रति जो कार्रवाई होगी उसे उस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और वो जीता हुआ माना ही नहीं जाएगा, वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा, हारा हुआ माना जाएगा। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी दोबारा, अभी तो केवल क्वेश्चन याद कर लो आप। 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में याद रखना क्या जोड़ा गया, पंचायती राज जोड़ा गया। और इसके भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 जो है वो विषयों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। फिर आती है 12वीं अनुसूची, यह 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें स्थानीय नगरीय शासन की बात जो है वो इसमें कही गई और इसे भी क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये तो आ गया पंचायत वाला, ये आ गया नगर पालिका वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके भाग 9 क के अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड तक 18 कानून व 18 कार्य दिवस जोड़े गए, कार्य यानी विषय जोड़े गए। प्रस्तावना देखिए संविधान की, ये हो गई अनुसूची आपकी। प्रस्तावना, इससे संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा, अब ये एक और प्यारा क्वेश्चन है जो आपको जनरली बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसने संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, किसने संविधान को भारत के संविधान किसने प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा, किसने भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा, तो ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा इसको कहा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण, याद रखना आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू जी ने जो है वो रखी थी। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी ये, और संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। यानी आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ा जा रहा है आपसे, तो केवल आप प्रस्तावना पढ़ लो, ऑलमोस्ट संविधान आपके समझ में आ जाएगा क्या है ये, है ना। उद्देश्य प्रस्तावना, के.एम. मुंशी ने संविधान सभा के अंदर जन्म कुंडली कहा। क्या कहा, के.एम. मुंशी ने संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा। किसे, उद्देश्य प्रस्तावों को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे उसको के.एम. मुंशी ने जो है वो संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा। और इसमें क्या कहा गया है, हम भारत के लोग, ये जो शब्द इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयोग किया, हम भारत के लोग, शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये पूरा का पूरा शब्द हम अमेरिका के लोग, इसको काटकर क्या कर दिया, हम भारत के लोग। ये लाइन पूछी जा सकती है किस प्रस्तावना में हम भारत के लोग हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। संपूर्ण प्रभुता संपन्न, अर्थात संप्रभुता का अर्थ होता है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। क्रमशः समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अर्थात धर्म निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को अब जोड़ा गया। ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तीनों के तीनों शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मपथ निरपेक्ष और अखंड। ये तीनों शब्द जो है वो अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, एक बार इसमें संशोधन किया गया है।
ये 42वां संविधान संशोधन था। बस ये समाजवादी शब्द का देख लो अर्थ क्या होता है, राज्य के सभी आर्थिक और भौतिक या अभौतिक संसाधनों पर अंतिम रूप से राज्य का अधिकार होगा, ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होगा। यानी आप अपने घर के कुएं खोद रहे हो, है ना, रीट में सिलेक्शन हो गया, अब सोचा कि आप पढ़ने की तो जरूरत को नहीं, और आपा क्या करा, कोई घर को काम करा तो थे क्या करा, थारा खेत में चल गया और खेत में थल बापू ने कहा बापू आपा खेत में बोरिंग कर श्या, अब मैं नौकरी लाग गयो, मैं थाना खेत में ट्यूबवेल लगा के देसी हूं और आपा खेत में सिंचाई कर श्या और चौकी कणक की फसल कर श्या गए, है ना, इतना दिन तो आपा बारिश को जुओ खेलता। तो बापू बोले बेटा ठीक है कर ले, तो थे लाग गया कैसे खोगे लेगे और बोरिंग खोदने शुरू कर दी। नीचे देखियो तो थोड़ी देर खोदने के बाद हम ध्यान पड़े और नीचे तो पेट्रोल निकलने लग रही होगा, और थे भाग के बापू ने, बापू अपने खेत में तो पेट्रोल है 100 रुपया लीटर बिके, अब तो मौज होगी। लेकिन जैसे ही सरकार को पता चलेगा, आपको कहेंगे ना लाडी ना, ओ पेट्रोल धारो को नहीं, ओ पेट्रोल क्या है, राज्य को है, क्या को है, राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार आपको कुछ नहीं देगी और आपको जितने आपका खेत है उसका पैसा देगी केवल, वो खेत मारोगे और पकड़ तेरा पैसा चाल। यानी यहां पर किसी भी संसाधन पर, भारत में किसी भी संसाधन पर, देखो अमेरिका, इराक, है ना, आप ये जो खाड़ी देश देखते हो ना जहां पेट्रोल निकलता है, खाड़ी देश, यहां पर जो है वो अगर किसी के खेत में घर में कुआं निकल गया ना तो वो उसका हो गया। तो वहां के लोग क्या ज्यादा क्रिएटिव हैं, उनको रोजगार कैसे मिल गया कि वो अपने खेत में लाग जाए, खेत में घर में कसी लेके लाग जाए, कुआं निकलियो और पेट्रोल लागो बेच दो। भारत ने फोन कर सी, पाकिस्तान ने फोन कर सी, भाई पेट्रोल है ले जाएंगे, बोले हाँ ले जाएंगे ना। लेकिन आपने राजस्थान में और सिचुएशन को नहीं, आपने राजस्थान में अगर इस तरीके की बात हुआ है, आपने भारत में अगर इस तरीके की बात हुआ है तो सरकार हो जाएगा मामलो हो, ठीक है। आगे चला जी हाँ, आपने उदाहरण के लिए राजस्थान के जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में दिखा तेल और गैस का कुआं खोदे गए पे है ही अपने। तो पथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाएगा राज्य के द्वारा। फिर तीसरी बात आती है लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑलमोस्ट आपका संविधान कंप्लीट हो चुका है। लोकतंत्र गणराज्य का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निराभया, यानी सभी लोग सुखी रहो और किसी प्रकार का थाने डरने की जरूरत को नहीं, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है भाग 3 के अंदर, कि आप कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हो, आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखते हो, आप जो है वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, किसी की भी उपासना कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप मुस्लिम हो और आप चाहते हो कि आप हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू और मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आपको दी जाएगी भाग 3 में। और व्यक्ति की गरिमा यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का आपको अधिकार है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का भी आपको कार्य करना है। बाकी थोड़ा बहुत चैप्टर रहा है, कल ये जो है वो संविधान वाला पार्ट आपका लगभग ऑलमोस्ट